हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उनमें जो अगला चैप्टर है वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो जो हमारे जब संविधान बना था, जैसे जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब भारत की हमारे जो संविधान में थी मुख्य रूप से 8 अनुसूचियाँ थी, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। ठीक है। इनमें जो प्रथम पहले अनुसूची है उसमें जो राज्य और जो हमारे संघ शासित जो प्रदेश है या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नामों के बारे में बताया गया है, उनकी सीमाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है। दूसरी अनुसूची है वो है जो उसमें जो भारतीय जो पदाधिकारी हैं उनको मिलने वाले जो वेतन होता है उसके बारे में बताया गया कि वो जो वेतन है वो जो उन पदाधिकारियों को जो वेतन मिलेगा वो भारत की संचित निधि से मिलेगा। अगर हम केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को मिलता है इससे वेतन। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को भी भारत की संचित निधि से ही वेतन मिलता है। अगला जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। इसे मुख्य न्यायाधीश प्लस जो जितने भी अन्य न्यायाधीश हैं उन सभी को, जो CAG है हमारे, उनको भी भारत की संचित निधि से ही वेतन मिलता है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें राज्यों में तो राज्य में राज्यपाल है, विधानसभा के सभापति और उपसभापति है, विधान परिषद विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश हैं। और जो उच्च न्यायालय या जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद में, वो भी हमारे जो है भारतीय जो संचित निधि है उसी से मिलती है। और जो हमारे संचित निधि है उसका हमारे संविधान में आर्टिकल है 266(1), उसमें उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसमें जो हमारे जो विभिन्न उम्मीदवार होते हैं जो चुनाव जीत कर आते हैं या जिन्हें नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो जो शपथ लेते हैं उसके बारे में बताया गया है कि वो उनका जो शपथ का प्रारूप होगा वो किस प्रारूप में होगा, मतलब कौन से प्रारूप में शपथ लेंगे उसके बारे में बताया गया। जैसे बात की जाए केंद्र की, तो केंद्र में जो सांसद होते हैं जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा में जो होते हैं मेंबर होते हैं उनके लिए कहा गया है। जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होता है या जो भी होते हैं अलग, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनके बारे में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को शपथ वैसे भी आपको पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। हमारे जो CAG होते हैं उसको शपथ उसका प्रारूप भी इसी में है। उधर राज्य की बात करें तो MLA है, MP है, इनके बारे में मंत्री है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारे राष्ट्रपति साहब है, हमारे उपराष्ट्रपति साहब है और जो हमारे राज्यपाल साहब हैं, इनके लिए इस संविधान की तीसरी अनुसूची में कोई प्रावधान नहीं है। इनके लिए अलग से एक अनुच्छेद हैं जिनमें इनकी शपथ का उल्लेख किया गया है। जैसे राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति की बात करें तो 69 में किया गया है या 69। और बात करें राज्यपाल की तो राज्यपाल की जो शपथ का जो उल्लेख है कि राज्यपाल शपथ किस प्रारूप में लेगा है, उनको शपथ कौन दिलाएगा, उसका उल्लेख आर्टिकल 159 में किया गया है। आपको पता है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, या अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी कोई वरिष्ठतम सबसे बूढ़ा बुजुर्ग उम्र दराज आदमी होगा, उम्र दराज जो न्यायाधीश होगा उसके समक्ष लेगा। उपराष्ट्रपति की बात करें तो आपको पता ही है। बात करें राज्यपाल की शपथ की, वो भी आपको पता है कि राज्यपाल है वो हाई कोर्ट जो हमारे होती है उसके जो न्यायाधीश हैं उनके समक्ष शपथ लेगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि जो राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति होते हैं या जो लोकसभा में जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं वो कभी अलग से कभी शपथ नहीं लेते हैं। वो जैसे मान लो MP या MLA बन गए तो सिर्फ एक ही बार शपथ लेंगे जब वो MP या MLA बनेंगे तभी। इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर भी ये प्रावधान है। ठीक है। चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची है उसमें हमारे जो राज्य और जो केंद्र शासित जो प्रदेश है, यूनियन जो टेरिटरी है, जैसे हमारे दिल्ली हुई, चंडीगढ़ हुआ,
अभी जम्मू एंड कश्मीर हुआ, लद्दाख हुई, दादर नागर हवेली, दमन दीव, इनमें जो राज्यसभा सीटें होंगी वो कैसे कैसे होंगी। सीधे सीधे हम ये कहें तो राज्यसभा सीटों को जो निर्धारण किया गया है वो चौथी अनुसूची में बताया गया अभी कौन से राज्यों को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन से केंद्र शासित से कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में, और ये ज़्यादातर जो हमारी जनसंख्या है उसके अनुपात में किया गया है। अगली जो अनुसूची है वो 5वीं अनुसूची है, जिसमें जो हमारा जो एस टी जो क्षेत्र होते हैं, जितने भी सभी राज्यों में जो एस टी और एस सी जो क्षेत्र है उनके लिए जो जो प्रशासन होता है और उसका जो नियंत्रण होता है, इससे जितने भी उसके लिए जितने प्रावधान है वो सभी अनुसूची 5वीं में है। जैसे हमारा नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, जो पूर्वोत्तर राज्य उधर जो एस टी क्षेत्र है उनके लिए जो आदिवासी वगैरह उनके लिए जो विशेष उपबंध किए गए हैं उनकी संस्कृति वगैरह के लिए, उनके प्रशासन के लिए, उससे संबंधित है। आर्टिकल 30 है, इसमें सीधा कहा गया है भाई असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में बताया गया है। इसमें हम इसको सीधा ऐसे कर सकते हैं, एटीएम आप सभी यूज करते ही हो, तो एटीएम के साथ ए का मोड जोड़ना आपको सिर्फ। एटीएम मतलब ए से असम हो गया, टी से त्रिपुरा हो गया, ठीक है, और अम से मिजोरम हो गया, और जो एक्स्ट्रा अम है उससे हो गया मेघालय। तो छठी अनुसूची में क्या हुआ, एटीएम प्लस अम में है। एटीएम प्लस अम के जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। बात करते हैं हम 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची में जो संघ और राज्य के मध्य जो सब्जेक्ट होते हैं, मतलब विषय होते हैं, वही कौन कौन से विषय राज्यों को सौंपे जाएंगे, कौन कौन से विषय संघ को सौंपे जाएंगे, और कौन कौन से विषयों को समवर्ती सूची में रखा जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। पहले हम बात करते हैं संघ सूची विषयों की, तो इसमें जब हमारा जब संविधान लागू हुआ उसमें इसमें 97 विषय थे कुल मिला के, ये आप देख सकते हो। अभी जो बढ़ के ये 98 गलत है, अभी जो बढ़ के जो संघ सूची में जो विषय हैं वर्तमान है वो 100 है। इसमें तीन विषयों को बढ़ा दिया गया है। राज्य सूची की बात करें, राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं, क्योंकि इसके जो 5 विषय थे उनको हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें 47 विषय थे और वर्तमान में इसमें 52 सब्जेक्ट है, ठीक है। संघ सूची में केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वो लागू होते हैं। राज्य सूची में जो वर्णित विषय होते हैं उनमें राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में ऐसे सब्जेक्ट को शामिल किया गया है जिन पे दोनों ही, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों कानून बना सकती है। लेकिन अगर ये बात यहाँ याद रखने वाली बात है कि अगर दोनों में गतिरोध हो जाए या दोनों एक दूसरे को परस्पर अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार उन दोनों में किसी सब्जेक्ट को, किसी विषय को लेकर कोई बात अट जाए, तो हमें यहाँ ये बात याद रखनी होगी कि जो समवर्ती सूची है उसमें जो केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी ना उन विषयों पर वो लागू होंगे। लेकिन इसमें एक बात और ज़रूरी है कि भाई मान लो केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून तो बनाए लेकिन वो राष्ट्रपति द्वारा पारित नहीं हुए, और जो राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया उस समवर्ती सूची के किसी विषय पर, उसे राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लिया और राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया और वो पहले लागू हो गया, तो उस ऐसे मामले में जो राज्य सरकार जो कानून बनाएगी ना समवर्ती सूची में वो लागू होगा और वो केंद्र से ऊपर होगा, संघ से भी ऊपर होगा। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें जो 5 विषय जो राज्य सूची से हटाए गए थे उनके बारे में बताया गया। उनमें कौन कौन थे, पहले वन राज्य सूची का विषय था वन, वन्य जीव, नापतोल की जो इकाइयाँ होती हैं हमारे, वो न्यायिक प्रशासन और शिक्षा। लेकिन इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर इन्हें अब समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। एक एक्स्ट्रा सूची हो रहा है वो अपशिष्ट विषयों पर, अपशिष्ट जो विषय जिन्हें इनमें से किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया, ऐसे विषयों को हम अपशिष्ट विषय कहते हैं। लेकिन हमारे जो 7वीं अनुसूची है उसमें सिर्फ 3 ही सूचियों के बारे में बताया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये हमने इसमें एडिशनल रूप से इसको जोड़ा है कि वही अपशिष्ट विषयों पर जो कानून बनाएंगे वो संघ सरकार का दायित्व होगा कि वही उन्हीं को ये कानून बनाने की शक्ति है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची जो हमारे जो भाषाएँ हैं संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषा है उनके बारे में बताया गया है।
शुरुआत में ये मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे मतलब संशोधन हुए और कुछ कुछ भाषाएं उसमें जोड़ा गया। पहली है असमिया, बांग्ला है, तीसरी है गुजराती, चौथी है हिंदी, पाँचवीं है कन्नड़ और कश्मीरी, छठी होगी, सातवीं है मलयालम, आठवीं है मराठी, नवीं है उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है। इसके बाद में सिंधी को है ना 1967 में जोड़ा गया सिंधी भाषा को। इसके लिए 21वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है। फिर 92 में फिर से 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली या बोलते KMN को जोड़ा गया और उन्हें 71वें अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। ठीक है। फिर भाई 2003 में फिर अमेंडमेंट हुआ 92 संविधान संशोधन, उसकी तरफ BDMS को जोड़ लिया गया। BDMS इसके शॉर्ट फॉर्म में है, अब इन्हें याद करो जल्दी जल्दी। BD का मतलब होता है बोडो, D का मतलब डोगरी, M का मतलब मैथिली और संताली। ठीक है। हमेशा इसमें एक बात हमेशा याद रखना कि अंग्रेजी भाषा को इसमें कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है, ना ही अंग्रेजी को दिया गया है और ना ही हमारी जो राजस्थानी भाषा है उसको भी नहीं दिया गया है। बात की जाए नवी सूची की, तो ये पहले सूची थी जिसे 1951 में जोड़ा गया था एक अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है। इनमें ऐसे विषयों को रखा गया जिनका कि भाई जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सके, मतलब उनकी वैधता के बारे में वो जांच ना कर सके। इसमें जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने से संबंधित कानून और जो भूमि सुधार लागू किए थे 1951 उनसे संबंधित जो भी कानून थे उनको इसमें रखा गया है। आरंभ में इनमें जो नवी अनुसूची में जो अधिनियम थे वो 13 ही थे, वर्तमान में सब बढ़ते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में वर्तमान 282, लेकिन इसमें हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो ये एग्जामिनर कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई कि वर्तमान में नवी अनुसूची में जो अधिनियमों की संख्या कितनी है, वो ये पूछेगा भाई जब नवी अनुसूची बनी थी 1951 में जब अधिनियम कितने थे, तो उस समय थे 13 अधिनियम। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पहले क्या था कि इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता था नवी सूची का, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया 2007 में कोयल दो बाद में, और उसने ये कहा कि भाई 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी अमेंडमेंट होंगे और उन्हें अगर नवी अनुसूची में शामिल किया जाता है तो उनका सुप्रीम कोर्ट उनका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, उनकी वैधता की जांच कर सकती है, और वो अवैध पाई जाती है, वो किसी भी प्रकार से किसी मूल अधिकार या अन्य किसी भी हमारे संविधान का उल्लंघन करते हैं या अतिक्रमण करते हैं, तो उसे उसकी उस सीमा तक या मतलब जहाँ से वो अतिक्रमण या उल्लंघन करते हैं वहाँ से उसको निरस्त कर दिया जाएगा। कहने की सीधी सी बात है कि 24 अप्रैल 1993 में जो भी अमेंडमेंट होगा और उसे नवी अनुसूची में जोड़ा जाएगा तो उसका भाई न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल विरोधी प्रावधान है, इसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ था 52वां 1985 में 1985 में, उसके द्वारा इस सूची को जोड़ा गया था। दल बदल की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे बड़ी बात है भाई ये था कि भाई कई बार ऐसा 90 के दशक में कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ लोगों ने पहले कांग्रेस चुनाव लड़ा, फिर 6 महीनों उन्होंने 3 4 और पार्टियों को चेंज किया अपने स्वार्थ के लिए, नहीं स्वार्थ के लिए, भाई मंत्री पद के लिए या पैसों के लालच के लोग लालच से, इसलिए जो भी उनका पर्सनल स्वार्थ था उसके लिए। तो फिर वही फिर दल बदल में फिर दोबारा संशोधन किए गए भाई 2002 में, और उसके लिए 91 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। ठीक है। अब दल बदल के क्या क्या प्रावधान है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई पहली बात तो कोई व्यक्ति कोई सदस्य है, मान लो MP या MLA या सांसद चुना गया है ना, अगर वो दल बदलता है तो उसकी सदन की जो सदस्यता होगी वो सदस्य समाप्त हो जाएगी, मतलब वो सदन का सदस्य नहीं रहेगा। दूसरी ये बात है भाई इसमें ये भी दिया गया भाई कोई दल है, मान लो किसी दल ने जितनी सीटें जीती हो उस लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तो अगर उसके 2/3 सदस्य अगर एक साथ मिलकर किसी दूसरे दल में चले जाते हैं या अपना अलग दल बना लेते हैं तो ये इसमें लागू नहीं होता, मतलब वो उनकी जो सदस्यता है वो ख़त्म नहीं होगी, ये कहा जाए। मतलब मान लो अभी कांग्रेस की सरकार है और अभी कांग्रेस के 100 विधायक हैं वर्तमान में, और इसके 2/3 सदस्य कितने बन गए, लमसम 66 के लमसम बन गए, 66 2/3 मतलब हाँ 66-67 विधायक बन गए।
अगर ये 66 या 67 विधायक मिलकर बीजेपी में चले जाए, अलग अपना कोई दल बना ले, तो ये इस अधिनियम से बाहर हो जाएंगे। मतलब ये दल विरोध जो प्रावधान है इसके विरोधी नहीं होंगे, और इनके तय इस दल विरोधी जो कानून है इसके तहत इनकी सदस्यता नहीं जाएगी। ये अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, किसी भी दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं। इनकी जो सदन की सदस्यता है वो नहीं जाएगी। तो उसके लिए कितने सदस्य चाहिए हमें? 2/3। लेकिन ये भी कहा गया है कि जो निर्दलीय सदस्य होगा, निर्दलीय सदस्य मतलब जिसको किसी भी पार्टी ने अपना चुनाव टिकट नहीं दिया हो और वो निर्दलीय हो गए, अपने दम पर उसने चुनाव लड़ा और उसने जीत हासिल की, वो किसी भी पार्टी में नहीं जाएगा। अगर वो किसी पार्टी में चला आता तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मनोनीत, मान लो किसी सदस्य को मनोनीत कर लिया गया तो उसको सिर्फ 6 महीने का टाइम ही है कि भाई अगर वो किसी पार्टी में शामिल होना चाहे तो हो सकता है, और नहीं होना चाहे नहीं हो सकता। लेकिन अगर 6 महीने बाद में अगर वो पार्टी किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है मनोनीत सदस्य, तो उसकी जो सदन की सदस्यता होगी ना, उसकी मेंबरशिप होगी, वो ख़त्म कर दी जाएगी। और इसमें भी सबसे बड़ी बात है भाई, कोई वीप होती है एक तरह की, आप शर्त मान लो, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है, कोई सदस्य वीप का उल्लंघन करता है, तो 15 दिन, अगर वो मान लो कांग्रेस दल है, कांग्रेस ने अपना एक मुख्य सचेतक घोषित कर है ना, वीप कर, वो कोई आदेश निकालती है भाई कि कांग्रेस के सभी सदस्यों को इस वहाँ पार्टी में आना है या सदन में आना है और उसके खिलाफ मतदान करना है, और मान लो कोई सदस्य नहीं करता है, जिसे मान लेते हैं, अगर पार्टी 15 दिन में उसे समा नहीं करती उस सदस्यों को, तो उसकी सदन की जो सदस्यता होगी वो चली जाएगी और उसे दल बदल के आधार पर दोषी माना जाएगा। अब हम देखते हैं 11वीं अनुसूची। इसको 1992 जोड़ा गया था और इसके लिए 73वां अमेंडमेंट हुआ था, यह संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, इसमें जो पंचायती राज संस्थाएं थी उनको जो संवैधानिक दर्जा देने के लिए इस अमेंडमेंट को वो पारित किया गया था। ठीक है, इसमें पंचायतों को 29 विषय दिए गए थे। ठीक है, राजस्थान में वर्तमान पंचायतों को 22 विषय दे दिए गए हैं। ठीक है, इसमें मेन चीज़ वही है कि ये कब शामिल किया, 11वीं अनुसूची कब शामिल की गई हमारे संविधान में, तो बोला जाएगा भाई 1992 में, और इसके लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था। विषयों की बात करें 11वीं अनुसूची में तो 29 विषय थे, और राजस्थान में इन 29 विषयों में से 22 विषय दे दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची, इसको भी 1992 जोड़ा गया था और इसके लिए 74वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, यह संविधान संशोधन हुआ था। ये जो नगरीय निकाय उनको स्वायत्तता देने के लिए ये अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें नगरीय निकायों को कुल 18 विषय दिए गए। नगरीय निकाय में जैसे नगर निगम हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर पालिका, इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, और इनके लिए कुल 18 विषयों को जिक्र किया गया है इसमें। अब एक नज़र संविधान के जो भाग हैं उनकी तरफ भी देख लेते हैं। भाई संविधान, हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें कुल 22 भाग हैं। ठीक है, और 395 अनुच्छेद है। जो हमारा जो पहला भाग है, जो पहला अध्याय है, उसमें संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि हमारे जो भारत है उसमें अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 ही संघ शासित प्रदेश के बारे में बताया गया, और अनुच्छेद 104 इससे संबंधित है। दूसरे में नागरिकता के बारे में प्रावधान है और अनुच्छेद 5 से 11 को इसमें शामिल किया गया। तीसरे हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है तीसरे भाग में, जो हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम दृष्टि से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें अनुच्छेदों, इसमें 12 से 35 अनुच्छेद शामिल है। चौथा हमारे राज्य के नीति निर्देशक के बारे में बताया गया है, और ये 36 से 51 में अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है। अगला 4 है, जिसमें हमारे मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, और इसमें 51 अनुच्छेद 51 के शामिल है। भाग 5 में संघ को शामिल किया गया और इसमें 52 से 151 तक के अनुच्छेद हैं। भाग 6 में राज्य हैं, उसमें और अनुच्छेद 152 से 237 तक है। 7 को ख़त्म कर दिया गया है भाग को इसमें। भाग 8 की बात करें, इसमें संघ शासित, और भाग 8 में संघ शासित जो प्रदेश हैं उनके बारे में बताया गया है। अगर हम अनुच्छेदों की बात कर दिया तो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक उसमें है। भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है, और उसमें अनुच्छेद 243 से 243 अना तक शामिल है। भाग 9 में नगर निकाय है, और उसमें 243 तय से 243 ये 6 तक शामिल है। भाग 9 में सहकारिता के बारे में बताया गया है हमारे। बात करें अनुच्छेदों की तो वह है अनुच्छेद 243 ये जैसे 243 ये न
जो हमारा 10वां भाग है वो अनुसूचित व जो जनजातीय क्षेत्र उनके बारे में बताया गया है उसमें। और उसमें 200 हम देख रहे हैं भाग 10, जिसमें एसटी और एससी जो क्षेत्र है उनसे संबंधित जो प्रावधान वो किया गया है। अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 244 और 244A। ठीक है, बात करते हैं अगले भाग 11वें की। तो इसमें जो संघ एवं राज्य जो क्षेत्र है उनकी जो विधायी और जो प्रशासनिक संबंध है उनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य बताया गया। अगला जो भाग है वो संघ और राज्य के मध्य जो वित्तीय संबंध होते हैं, वही जो वित्त होगा, जो धन होगा, उनका आवंटन वगैरह किस प्रकार से होगा, या उनका जो निर्धारण है, या टैक्स वगैरह जो भी व्यवस्था है। और राज्य एवं संघ शासित संघ है उनके मध्य जो धन है उसके बंटवारे को लेकर जो भी प्रावधान है वो भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक किए गए। भाग 13 की बात करें तो इसमें अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 301 से 307 के इस बारे में बताया गया। भाग 14 संघ एवं राज्य के अधीन जितनी भी सेवाएं होती हैं, जैसे संघ के अधीन IAS, IPS, IFS है, IRS है, ऐसी सेवाएं। और राज्य के अधीन जैसे RS है, RPS है, RTS वगैरह है, RSCS है वगैरह, जो भी सेवाएं उनके बारे में बताया गया भाग 14 में। हमारे मोटे मोटे भाई जो भी बड़ी बड़ी जो सेवाएं हैं, सिविल सर्विसेज वगैरह उनके बारे में बताया गया भाग 14 में। और इसमें अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक इसमें विशेष प्रावधान किया गया। भाग 14 है, इसमें न्यायाधिकरण के बारे में बताया गया है। इसके लिए 300 इसे बाद में जोड़ा गया था अमेंडमेंट के थ्रू। और इसके लिए इसमें जो अनुच्छेद है वो 323A से लेकर 323B, 2 ही अनुच्छेद है इसमें। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। और इसमें जो अनुच्छेद है वो 324 से 329 तक शामिल है। भाग 16 इसमें जो विशेष वर्ग पाए जाते हैं समाज में, चाहे वो पिछड़े समाज जो शैक्षणिक व आर्थिक आधार जो पिछड़े वर्ग उनके लिए जो विशेष प्रावधान किए गए इसके अकॉर्डिंग, ST हुआ, OBC हुआ, या अन्य जो भी है, जैसे AWS आरक्षण वगैरह जो प्रावधान किए जाते हैं वो इसी में किए जाते हैं। या उनके लिए कोई विशेष योजना चलाई जाए, या उनको जो संस्थान हमारे शैक्षणिक संस्थान उनमें जो उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उन्हें सीटों का आरक्षण किया जाता है, वो इसी भाग 16 के आधार पर किया जाता है। और अनुच्छेदों की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 330 और 342 को शामिल किया गया। 330 से लेकर 342 तक के अनुच्छेद इसमें शामिल है। भाग 17 में है हमारे राजभाषा के बारे में बताया गया है। इसमें 343 और 351 के बारे में कानून से संबंधित प्रावधान है। भाग 18 सबसे इंपॉर्टेंट भाग, जिससे हर बार क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी आएंगे निश्चित है। आपातकालीन उपबंध, ये अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। ठीक है, हमारे जो आपातकालीन उपबंध की बात करें तो ये भाग 18 में है। और इसमें 352 से लेकर 360 जो अनुच्छेद है, 8 अनुच्छेद या 9 अनुच्छेद बताए जाए तो उनमें इनके बारे में बताया गया भाई। भाग 9 प्रकीर्णन, इसमें 361 367 कोई जरूरी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भाग 20 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें संविधान से संशोधन जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके बारे में बताया गया है। और इसका जिक्र हमारे अनुच्छेद 368 में किया गया है। भाग 21 भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें अस्थायी प्रावधान के बारे में बताया गया है। 369 से 392 के बारे में 92 तक इसमें है। भाग 22 है, इसमें संक्षिप्त नाम, हिंदी अनुवाद आदि के बारे में बताया गया है। हम आप इन भागों जो संविधान के भाग हैं उनके बारे में आप टेंशन मत लीजिए। ये जब हम पढ़ेंगे इनको गहराई से पढ़ेंगे एक एक भाग को और एक एक अनुच्छेद को, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट ज़रूर पिन करें भाई, हमारे लिए कोई भी सुझाव है, और ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम आपके सुझावों के आधार पर ये आगे क्लासेस संचालित करेंगे, और जितना उसके हम प्रयास करेंगे भी, जो भी वीडियो है या हम जो भी यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं आपको वीडियो वगैरह, जो कंटेंट जो उपलब्ध करवा रहे हैं वो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो। और उसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन भारतीय राज्यव्यवस्था या इंडियन भारतीय संविधान से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, हमारी पूरी कोशिश होगी। बीच बीच में जो अमेंडमेंट होंगे सरकार के द्वारा, अमेंडमेंट जो करा जाएंगे उनको हम अलग से स्पेशल क्लास के थ्रू लेंगे, समझेंगे उनको। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल।